हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की क्लास में मैं आपको ग्रामर की बहुत ही स्पेशल क्लास होगी आज की, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने नाउन पढ़ाया था। नाउन के सारे पार्ट्स जो होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो सब मैंने आपको बता रखा है। और आज की जो क्लास है वो भी नाउन का ही है, बट वो बहुत ही स्पेशल है इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो वो है फंक्शंस ऑफ नाउन। केस केस के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि केस क्या होता है, उसको हम कैसे समझें, उसका ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है, इत्यादि चीज़ें आज आपको इस क्लास में मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको ग्रामर की इम्पॉर्टेंट लेसन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो मेरे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन, क्योंकि नाउन एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा टाइप है ग्रामर में कि उसे लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो अगर उसे डीप समझना चाहते हैं, काफ़ी डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो मेरी क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और शायद ही ऐसी कोई क्लास आपको नाउन के बारे में कोई इतना डिटेल में पढ़ा है। मैंने कोई भी ऐसा एक टॉपिक है जो मिस नहीं किया है, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने ये खुद रिसर्च करके खुद डीप स्टडी करता हूँ और उसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम आते हैं अपनी क्लास में। आज के देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि ये आप जो पढ़ रहे हैं, द लास्ट स्टेज ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। सोचिए, अगर आपने इसको पढ़ लिया, आई होप आपको कोई भी कभी भी नाउन की समस्या हो ही नहीं सकती है। तो जो मैं बताता जाता हूँ उसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और कॉपी पे पॉइंट आउट करते चलें, क्योंकि वो रिवीजन में आपको काम आएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मेरे इस क्लास को फिर देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है फंक्शंस ऑफ नाउन केस, यानी कि नाउन के कार्य क्या है। फंक्शंस का मतलब कार्य, ठीक है। केस क्या होते हैं, जैसे हिंदी में केस होते हैं, केस का मतलब होते हैं कारक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इंग्लिश में केस की बात करेंगे। द केस ऑफ नाउन इज ऑफ 7 टाइप्स, यानी कि केस जो है नाउन में जो केस है वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि क्रिया का हमेशा वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। पॉजेसिविटी है, पॉसेसिटी, और फिर है नॉमिनेटिव एड्रेस, फिर फिफ्थ है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, सिक्स्थ है अपोजिशन टू ए नाउन, नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के केस होते हैं नाउन में, और इसी को इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, केस इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये अपोजिशन है, ओपोजिशन नहीं है, ठीक है, अपोजिशन। तो अभी हम डिटेल में सब इनकी इनकी पूरी क्लास है मैंने लिया है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आप एक एक चीज समझ जाएंगे। ये इतना है अभी, इसके बाद हम एक एक में डिस्कस करते हैं। ये पहला है नॉमिनेटिव केस। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है, इस डिफिनीशन में समझेंगे कि नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है टू गिव नेम। जब हम किसी सब्जेक्ट को नेम देते हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन होता है, उसी को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इसके डिफिनेशन से समझते हैं। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन is used as the subject of a verb is known as nominative case। कह रहा है कि जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, यानी किसी वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। यानी कि हर वर्ब का एक अपना सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही एक्शन करता है, ठीक है। अब वर्ब बिना भी कुछ एक्शन नहीं होता है, यानी कि हर वर्ब का एक अपना सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ये बात समझ में आई। अब हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, वो समझाएंगे। जूलिया इज फेमस फॉर हर ब्यूटी, यानी कि जूलिया अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है।
तो यहाँ पर कौन फेमस अपनी सुंदरता के लिए, तो जवाब आएगा जूलिया। तो यहाँ पे जूलिया क्या है, सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है। इस यहाँ पर वर्ब है और वर्ब का अपना ये क्या है, सब्जेक्ट। इस वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है जूलिया है। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट को पता करना है तो हु का प्रश्न करिए, कौन का प्रश्न करिए। तो जब आप कौन का प्रश्न करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट निकल कर आता है। जैसे इसमें देखा जाए कि कौन अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब आएगा जूलिया। तो जूलिया यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये नॉमिनेटिव केस हुआ, यानी कि जूलिया यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक ये नाउन है, जूलिया एक नाउन है। इस नाउन को ही हम, जूलिया को ही हम नॉमिनेटिव केस मानेंगे। ठीक है, दूसरा, यू वेंट टू स्कूल द डे बिफोर। आप कल विद्यालय गए थे। द डे बिफोर का मतलब होता है यस्टरडे, पास्ट टेंस में यस्टरडे होता है। अब जवाब प्रश्न करिए आप, कौन कल विद्यालय गया था, जवाब आएगा आपका यू। तो यू क्या है, नॉमिनेटिव केस है। ये नॉमिनेटिव केस है क्योंकि यू एक सब्जेक्ट है, वेंट एक वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस कौन है, यू। तो यहाँ यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव एक ही चीज है। ठीक है, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक अपना वर्ब होता है और हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। थर्ड है, रोजी विल परफॉर्म ए डांस शो टुमारो। रोजी कल एक डांस प्रदर्शन करेगी। तो यहाँ पर कौन प्रदर्शन करेगी, जवाब आएगा आपका रोजी। रोजी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है और यहाँ विल परफॉर्म आपका वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, तो दोनों वर्ब हुई। तो इस वर्ब का नॉमिनेटिव केस रोजी होगा। रोजी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट है। दे आर जेंटलमैन ऑफ दिस सोसाइटी। वे लोग इस समाज के सज्जन पुरुष है, सज्जन व्यक्ति है। तो यहाँ पर कौन सज्जन व्यक्ति है, जवाब आएगा दे। और यहाँ पर आर है, आर आपका क्या है, वर्ब है। मैंने आपको बताया कि आर आपका वर्ब है और ये आपका नॉमिनेटिव केस हुआ। आई होप, मुझे लगता है आप पूरा तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ना बहुत ही बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टेप टू स्टेप समझेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। द टीचर इज टीचिंग फिलोसॉफी टू द स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक छात्रों को दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। तो कौन पढ़ा रहे हैं, आपका आ जाएगा जवाब द टीचर। टीचर यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इज टीचिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, ये दोनों वर्ब हुई। तो इस वर्ब का आपका जो है ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, नॉमिनेटिव केस। तो ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इन्हीं को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव या फिर एग्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव का मतलब इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हर वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एग्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नोन एज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। यानी कि जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस के नाम से जाना जाता है। यानी कि हर वर्ब का भी एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हर वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। आई परचेज्ड ए न्यू होम 3 months बिफोर, यानी कि मैंने 3 महीने पहले एक नया घर खरीदा। तो यहाँ पर कौन नया घर खरीदा, जवाब आपका आएगा आई, मैंने खरीदा। अब ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब है, परचेज खरीदना एक वर्ब है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या का प्रश्न करना पड़ेगा, व्हाट का प्रश्न करना पड़ेगा। कि जब क्या का प्रश्न करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आता है, कौन का प्रश्न करते हैं तो सब्जेक्ट निकल के आता है। तो मैंने 3 month पहले क्या खरीदा, जवाब आएगा ए न्यू होम। तो ए न्यू होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपका ये हुआ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हुआ। समझ रहे हैं आप। सेकेंड है माई मॉम टीचर्स मी एवरी डे, मेरी माँ मुझे प्रतिदिन पढ़ाती है। कौन मुझे प्रतिदिन पढ़ाती है, माई मॉम। तो माई मॉम क्या है, एक सब्जेक्ट है, बट हमको पता करना है ऑब्जेक्ट। टीचर्स, मेरी मॉम किसे पढ़ाती है, जवाब आएगा कि मुझे पढ़ाती हैं।
तो मुझे यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपका वर्ब हुआ। वर्ब का अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको ध्यान। आराधना विल गिव हिम ए बुक, आराधना उसे एक किताब देगी। आराधना उसे क्या देगी, उसे जवाब आएगा ए बुक। बुक किसे देगी, हिम, उसे। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हुए, एक हिम ऑब्जेक्ट हुआ और एक आपका बुक हुआ। और ये विल गिव ये आपका हुआ वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक हिम है ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका बुक ऑब्जेक्ट है। तो दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ रहे हैं आपको। वी ऑर्डर्ड ए पार्सल टू माई फ्रेंड, हमने किसे पार्सल किया, माई फ्रेंड। क्या पार्सल किया, ए पार्सल। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पार्सल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुआ। और यहाँ पर फ्रेंड है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट हुए हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। आई होप इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यू डिपोजिटेड सम मनी टू द बैंक, यहाँ पर आपने कुछ पैसे जमा किए। क्या जमा किए, कुछ पैसे। तो यहाँ पर डिपोजिटेड, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। कहाँ जमा किया, बैंक में। तो देख रहे हैं कि ये कितना आसान है। ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, ये दोनों एक ही चीज है। यानी कि हर वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू फॉर्म्स, यानी कि अभी ऑब्जेक्टिव केस के दो रूप होते हैं। अब यहाँ पे पहला क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आज हम पढ़ते हैं। इट इज यूजुअली ए नॉन लिविंग या लाइफलेस थिंग्स एंड इट इज यूज्ड आफ्टर ए वर्ब, यानी ये बताया गया है इसमें कि ये अक्सर एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और ये अक्सर हमेशा जो है वर्ब के बाद यूज होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होते हैं, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल्स में। शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे क्या दिया, जवाब आएगा बुक। द बुक यहाँ पर आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बुक क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुक एक निर्जीव वस्तु है, बेजान वस्तु है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई सेंट हर ए लेटर, मैंने उससे एक पत्र भेजा। तो यहाँ पर लेटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टीचर्स अस जर्मन लैंग्वेज, तो उसने यहाँ पे क्या पढ़ा है, जर्मन। तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि भाषाएं भी निर्जीव होती हैं, उनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं है उसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये याद रखिए आप। माई फादर बॉट मी ए कार, मेरे पिता ने मुझे क्या खरीदा, एक कार। तो यहाँ पे कार क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। वी लव अवर नेशन, हम अपने देश इंडिया से प्रेम करते हैं। तो किसे करते हैं, इंडिया से। तो इंडिया हमारा क्या हुआ, वैसे देश तो लाइफलेस होते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार याद है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफलेस थिंग्स, ठीक है, जिनमें कोई जान नहीं होती, निर्जीव होते हैं, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज जनरली ए लिविंग थिंग एंड इट इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर ए वर्ब, यानी कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, जिनमें जान होती है, उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ये वर्ब के पहले और बाद में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स में समझिए, आई सेंट हर ए लेटर, आई सेंट हर ए लेटर। तो यहाँ पर देखें, आपको बताया था कि लेटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, भैया मैंने किसे एक लेटर भेजा, उसे। तो हर यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर कोई लड़की होगी तो यहाँ पर जीवित है, तो ये क्या हुआ, आपका लिविंग थिंग्स हुआ। जो लिविंग थिंग्स हुआ वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही टीचर्स अस जर्मन लैंग्वेज, वो हमें अंग्रेजी, वो जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। तो किसे जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, जवाब आया अस, हमें। तो हम लोग क्या है, जीवित है, तो ये क्या अस क्या हुआ, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, कि वर्ब के पहले हुआ, ये भी वर्ब के पहले हुआ, ठीक है। तो इस तरह से बाद में भी यूज हो सकते हैं और अंत में भी यूज हो सकते हैं। माई फादर बॉट मी ए कार, ठीक है, मेरे पिता ने मुझे कार खरीदी। तो मी क्या हुआ यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। वी लव अवर नेशन, अवर इंडिया, तो यहाँ पर अवर क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ।
शी गेव मी ए बुक, मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लिविंग थिंग्स ही हो सकते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका एक उदाहरण और देख लीजिए, शी परचेज्ड ए पपी टू मी। अब यहाँ पे देखिए, शी परचेजेज, यहाँ परचेज करिए, शी परचेज ए पपी टू मी। अब यहाँ पे देखिए, उसने मेरे लिए एक पिल्ला खरीदा, कुत्ते का बच्चा खरीदा, पप्पी को ही बोलते हैं पिल्ले का बच्चा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मी आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये जो पप्पी है ये भी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि कुत्ते के बच्चे में भी जान होती है। ये दोनों क्या हुए, लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स क्या हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। तो डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका हमेशा लिविंग थिंग्स होता है। ये आप समझ चुके होंगे। आई होप ये क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।